हेलो डियर, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभी के क्लास में। आज का जो हमारा वीडियो है वो है एनिमल टिश्यू के इपिथेलियल टिश्यू के ऊपर। तो इस वीडियो में हम इपिथेलियल टिश्यू के सिंपल इपिथेलियम को देखेंगे और उसे हम डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू, तो टिश्यू किसको कहते हैं? तो टिश्यू क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ सेल होता है, अ ग्रुप ऑफ सेल जिसका स्ट्रक्चर और ओरिजिन सेम होता है, विच परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन। यानी टिश्यू क्या होता है? जब हम सेलुलर लेवल पे इसके डिवीजन देखते हैं तो उसमें क्या था कि सेल के मिलने से क्या बनता है? टिश्यू। और टिश्यू जब ऑर्गेनाइज होते हैं तो बनता है हमारा ऑर्गन, और ऑर्गन ऑर्गेनाइज्ड होते हैं तो बनता है ऑर्गन सिस्टम, और इसके कारण एक बनता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके कारण क्या बनता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो टिश्यू क्या है यहाँ पे? तो टिश्यू एक सेल का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सेल है, ग्रुप ऑफ सेल है जो क्या करता है? कोई स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। और ये जो ग्रुप ऑफ सेल है ये सेम टाइप के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं। उसके कारण ये जो होते हैं किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, और इसी ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं? टिश्यू। और ये जो टिश्यू है प्लांट में भी होते हैं और एनिमल में भी होते हैं। तो इस वीडियो में हम बेसिकली एनिमल टिश्यू को डिस्क्राइब करेंगे, और एनिमल टिश्यू में भी सबसे पहला जो होता है वो होता है इपिथेलियल टिश्यू। तो हम लोग एनिमल टिश्यू इसमें सबसे पहला डिफाइन किया गया है, द ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव कॉमन ऑरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। जो सबसे पहला जो टिश्यू टर्म दिया था वो बाइचैप्ट के द्वारा दिया गया था, जिनको हम फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी यानी ये वो ब्रांच है जिसमें हम टिश्यूज के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। और ये जो हिस्टोलॉजी टर्म दिया गया था वो मायर के द्वारा दिया गया था। तो हम लोग टाइप्स को देखते हैं इसमें। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं, तो जो एनिमल टिश्यू है वो फंडामेंटली 4 टाइप के हैं, जिसमें सबसे पहला है इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। ये 4 तरह के मेनली टिश्यूज एनिमल्स में पाए जाते हैं। और ये जो टिश्यूज होते हैं इनका फॉर्मेशन 3 जर्मिनल जो जर्म लेयर होता है, उस 3 जर्म लेयर में से किसी न किसी एक से इनका फॉर्मेशन होता है। तो जो 3 जर्म लेयर हैं वो है हमारे एक्टोडर्म जो बाहर का लेयर होता है, मेसोडर्म बीच का लेयर होता है, और इंडोडर्म जो अंदर का लेयर होता है। तो इन चारों में इपिथेलियल टिश्यू ही ऐसा है जिसका फॉर्मेशन तीनों लेयर से हुआ है। एक्टोडर्म से हुआ है, मेसोडर्म से भी हुआ है, इंडोडर्म से भी हुआ है। यानी इपिथेलियल टिश्यू के कुछ पार्ट या कुछ टाइप जो हैं वो एक्टोडर्म से हुए हैं, कुछ मेसोडर्म से हुए हैं और कुछ इंडोडर्म से हुए हैं, जिसमें नर्वस टिश्यू जो है वो इंडोडर्म से डेवलप हुआ है, और ये कनेक्टिव और मस्कुलर जो होते हैं वो मेसोडर्म से होते हैं। यानी इनका ओरिजिन जो होता है वो मेसोडर्मल होता है और नर्वस टिश्यू का एक्टोडर्मल है। लेकिन इपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं इनका जो ओरिजिन है वो तीनों लेयर से होता है, यानी ये एक्टोडर्मल भी है, मेसोडर्मल भी है और इंडोडर्मल भी है। और इपिथेलियल टिश्यू का जो मेन फंक्शन होता है वो बेसिकली प्रोटेक्शन होता है।
इसके साथ साथ एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू को देखते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या है? ये एक लेयर का हो सकता है या एक से अधिक लेयर का हो सकते हैं। एक लेयर को हम लोग सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं या एक से अधिक लेयर वाले को मॉडिफाइड एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। ये जो होता है वो एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस यानी बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस को कवर करता है और ये जो होता है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो सबसे पहला बनता है और ये तीनों प्राइमरी जर्म लेयर से बनते हैं। ये तो हो। अब इसके फीचर्स जो इसमें सेल्स एसोसिएटेड होते हैं जिसके एपिथेलियल टिश्यू बने हुए हैं वो एक या एक से अधिक लेयर में अरेंज होते हैं और इनके बीच में इंटरसेलुलर मटेरियल या इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बहुत कम के बराबर होता है। ब्लड वेसल जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, यानी ये ए वैस्कुलर है, ये ए वैस्कुलर है, यानी इनके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होता है। और इसमें ये जो होते हैं ये अटैच्ड होते हैं एक मेम्ब्रेन से जिसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि एक नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है और इसी मेम्ब्रेन से ये जुड़े रहते हैं। और इसके नीचे इस बेसमेंट मेम्ब्रेन का दो लेयर होता है जिसको हम बेसल लैमिना, एक को हम बेसल लैमिना और दूसरे को हम फाइब्रस लैमिना या फाइब्रस लेयर कहते हैं। बेसल लैमिना के तरफ यानी एक पार्ट के तरफ एपिथेलियल टिश्यू होते हैं और दूसरे पार्ट के तरफ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और इन्हीं कनेक्टिव टिश्यू के साथ इन्हीं कनेक्टिव टिश्यू से न्यूरिशमेंट डिफ्यूज होकर एपिथेलियल सेल्स को मिलते हैं और इनके पास गुड पावर ऑफ रिपेयर होता है और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन में हम लोग देखेंगे इसका दो है, बेसल लैमिना और फाइब्रस लैमिना। बेसल लैमिना जो है वो ये बाहर का लेयर होता है और ये एपिथेलियल सेल के तरफ यानी जिस तरफ एपिथेलियल सेल होता है उस तरफ के बेसमेंट मेम्ब्रेन को हम बेसल लैमिना कहते हैं और ये थिन होता है। और दूसरा जो लेयर होता है जो इनर साइड का होता है वो थिक होता है और ये कनेक्टिव टिश्यू के तरफ होते हैं। इनका जो कंपोजिशन है ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन के द्वारा बनते हैं और इनका जो सिक्रीशन होता है वो एपिथेलियल सेल के द्वारा ही होता है। और ये जो है ये दो तरह के फाइबर्स के बने होते हैं, जो फाइब्रस लैमिना होते हैं ये दो तरह के फाइबर्स के बने होते हैं, एक कोलेजन फाइबर होता है और दूसरा रेटिक्युलर फाइबर्स होता है। इनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। बेसल लैमिना हमें कब विजिबल होगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, जबकि इसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन इसके अलावा क्या काम करता है? तो इलास्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है और सेलेक्टिव केमिकल एक्सचेंज करता है एपिथेलियल टिश्यू और सराउंडिंग ब्लड वेसल्स, यानी जो कनेक्टिव टिश्यूज के पास ब्लड वेसल्स हैं उनसे ये एक्सचेंज करने में मदद करता है। तो उसके आधार पे कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कितने एक लेयर का है या एक से अधिक लेयर का है। एक लेयर का जब ये होता है जिसको हम सिंगल लेयर्ड कहते हैं तो इसका नाम होता है सिंपल स्क्वैमस क्यूबॉइडल कॉलमनर एंड सिलिएटेड। सेकेंड वन इज मल्टी लेयर्ड मतलब एक से अधिक लेयर्ड वाले, तो उसको हम कंपाउंड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ये तीन टाइप के होते हैं। स्ट्रेटिफाइड मतलब भी लेयर्ड होते हैं, यानी इसके एक से अधिक लेयर्ड होते हैं, जिसमें सबसे नीचे की ओर जो होते हैं ये क्यूबॉइडल और कॉलमनर एपिथेलियम होगा और ये लिविंग फॉर्म में होता है और धीरे धीरे उसके बाहर की ओर जो होते हैं वो नॉन लिविंग मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं या डिपॉजिट होते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके टॉपिक को देखते हैं, जिसमें हम सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल
स्क्वैमस इपिथेलियम। सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम जो ये जो है, इसके जो सेल्स होते हैं वो एक सिंगल लेयर में प्रेजेंट होते हैं, और ये जो सिंगल लेयर होता है, ये इसके जो सेल्स होते हैं वो क्लोजली फिटेड होते हैं, जिसमें ये कैसा दिखाई पड़ता है कि लगता है कि दीवार के ऊपर टाइल्स लगा हुआ है, जिस कारण से इसे हम पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। इसलिए इसे हम पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। और कुछ जैसे ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स के अंदर इसका जो बाउंड्री होता है वो डिफ्यूज्ड होता है या इरेगुलर होता है, जिसके कारण से हम लोग इसे टेस्लेटेड एपिथेलियम भी कहते हैं। टेस्लेटेड एपिथेलियम भी कहते हैं। इसका जो सेल्स होगा वो कैसा होगा? फ्लैट सेल्स होगा जो फिट होते हैं एक फ्लोर में टाइल्स के जैसे, इसलिए इसका क्या नाम पड़ता है? पेवमेंट एपिथेलियम। इसका जो न्यूक्लियस होता है, यानी इनके सेल्स के जो न्यूक्लियाई होंगे जितने भी, वो सेंटर में होते हैं और फ्लैटेंड होते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होगा? तो इसका मेन फंक्शन ये किस में हेल्प करता है? तो ये थिन होता है, इसलिए ये डिफ्यूजन में हेल्प करता है। डिफ्यूजन में हेल्प करता है। तो ये कहाँ कहाँ पे होगा डिफ्यूजन? यानी टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, जो इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं लंग्स के अंदर सबसे लास्ट में, तो इस ये जो ब्रोंकियोल्स होता है, इसके अंदर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है, इसलिए यहाँ पे कौन सा होता है? स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। एल्वोइली ऑफ लंग्स, सॉरी, ये एल्वोइली ऑफ लंग्स है, और टर्मिनल एंड इस तरह से ये जब लंग्स जो है वो इंटर करता है लंग्स के अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उसके अंदर वोमेन्स कैप्सूल नेफ्रॉन के अंदर एक स्ट्रक्चर है जो इस तरह का हम लोगों को दिखाई पड़ता है। यहाँ पे टफ कैपिलरीज होते हैं, और ये नीचे का जो होता है वो पीसीटी वाला पार्ट होता है। तो यहाँ पे भी कौन सा? स्क्वैमस एपिथेलियम है। यहाँ पे भी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। उसके बाद ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स का जो ल्यूमेन होता है, उनके जो लाइनिंग होते हैं उसमें भी स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। और ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स के अंदर ये क्या होते हैं? तो ये इरेगुलर बाउंड्रीज को करते हैं, और इसके अंदर हम लोग इसे इंडोथेलियम कहते हैं। इसके अंदर इसे हम क्या नाम देते हैं? इंडोथेलियम। और जो कॉलेमिक कैविटीज होते हैं, जो पूरे बॉडीज के अंदर कैविटी के फॉर्म में प्रेजेंट है, जिस ये ऑर्गन्स के लाइनिंग, ये ऑर्गन्स को लाइन भी करते हैं। तो ये जो कॉलेमिक कैविटीज या कैविटी को हम लोग मेसोथेलियम कहते हैं। तो इंडोथेलियम में ही टेस्लेटेड एपिथेलियम या इंडोथेलियम उसे हम कहते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन है, एक्सक्रीशन है, गैस एक्सचेंज। मेनली ये गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है। ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का सरफेस व्यू, और ये जो है वर्टिकल सेक्शन दिखाई पड़ रहा है। जो नीचे है, पहला लेयर जो है वो बेसल लैमिना है, नीचे जो है वो फाइब्रस लैमिना है। इस तरह से ये स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं। नेक्स्ट है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नाम के अनुसार ही इसका जो शेप है क्यूबिकल या स्क्वायरिश शेप होता है। इसके जो न्यूक्लियाई होते हैं वो राउंडेड फॉर्म में होते हैं, और सेल के सेंटर में ही प्रेजेंट होंगे। और इसे हम जर्मिनल एपिथेलियम भी कहते हैं। इसे हम जर्मिनल एपिथेलियम भी कहते हैं, क्योंकि ये जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं ये ओवरीज के अंदर और सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये गैमेट्स के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो गैमेट्स के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए हम लोग इसे जर्मिनल एपिथेलियम भी कहते हैं, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन ओवरीज एंड टेस्टिस।
It is present in the small salivary and pancreatic duct, PCT, DCT, nephron, ovaries, testis. तो PCT, DCT, नेफ्रॉन्स जो किडनी के फंक्शनल यूनिट होते हैं उसके लोअर पार्ट में और ऊपर वाले पार्ट में ये हमारा इस तरह का नेफ्रॉन होता है, ये लूप ऑफ हेनले और ये कलेक्टिंग डक्ट। तो ये हमारा जो होता है ये पीसीटी होता है और ये जो पार्ट होता है ये डीसीटी होता है। इसके अंदर भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं और कुछ रीजन में ब्रश बॉर्डर्ड यानी इसके ऊपर ब्रश बॉर्डर्ड शेप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम माइक्रोविली कहते हैं और ये एब्जॉर्प्शन सरफेस को बढ़ा देता है, ये एब्जॉर्प्शन सरफेस को बढ़ा देता है। तो पीसीटी और डीसीटी में जो प्रोसेस है वहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद एक रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है जो उसके अंदर कंप्लीट होता है। तो वहाँ पे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण वहाँ पे एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प होता है क्योंकि इसके ऊपर माइक्रोविली प्रेजेंट होते हैं। इसका मेन फंक्शन प्रोटेक्शन, क्योंकि पूरे एपिथेलियम टिश्यूज का मेन फंक्शन प्रोटेक्शन होता है, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन और गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन क्योंकि ये ओवरीज और टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम का जो सेल्स होता है वो खींचा हुआ दिखाई पड़ता है और वो कॉलम में अरेंज्ड हमें दिखाई पड़ता है। इसके जो न्यूक्लियस होते हैं, सेल्स के जो न्यूक्लियस होते हैं वो भी इलोंगेटेड होते हैं और बेस के नीचे के तरफ ये पाए जाते हैं। इनके अंदर भी माइक्रोविली होते हैं जिसके कारण इसमें एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस यानी इसके सरफेस एरिया को ये इंक्रीज कर देता है जिस कारण से यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस अच्छे से होता है। तो ये इंटेस्टाइनल रीजन में प्रेजेंट होते हैं, जेजुनम और इलियम वाले रीजन में, और ये जो होते हैं सिक्रीशन भी प्रोड्यूस करते हैं जिस कारण से इसे हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी कहते हैं। और इसका फंक्शन भी सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन है, इसके साथ साथ प्रोटेक्शन भी इसका फंक्शन है। नेक्स्ट है सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम। तो जब कॉल्यूमनर और क्यूबॉइडल एपिथेलियम के इन फ्री सरफेस पे इस तरह से ये फ्री सरफेस पे जब बेसल ग्रैनुल के साथ हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है जो एक डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, रिदमिक मूवमेंट करता है, जिसके कारण से सब्सटेंस का मूवमेंट प्रोड्यूस होता है, उससे हम सीलिया कहते हैं। इस तरह के एपिथेलियम में जो फ्री सरफेस है उसके ऊपर न्यूमरस हेयर लाइक आउटग्रोथ प्रोड्यूस होता है जिसे हम सीलिया कहते हैं। और इसके दो टाइप हैं, सिलिएटेड कॉल्यूमनर और सिलिएटेड क्यूबॉइडल। ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, फैलोपियन ट्यूब्स में प्रेजेंट होता है, वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट होता है, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, नेफ्रॉन ऑफ किडनी, स्टोन ऑफ किडनी में प्रेजेंट होता है सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम और ये यूरिन के मूवमेंट में हेल्प करता है, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन में कॉल्यूमनर एपिथेलियम, सिलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम होते हैं और ये सीएसएफ को, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को मूव करने में हेल्प करते हैं, उसके मूवमेंट में।
ये वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन और सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में CSF जो प्रेजेंट होते हैं उसके मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं, सर्कुलेशन में ये हेल्प करते हैं। फैलोपियन ट्यूब्स में ये एग के मूवमेंट को हेल्प करता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस को मूव करता है थ्रोट के तरफ। इसके अलावा इसका फंक्शन अगर देखते हैं तो फ्लो ऑफ म्यूकस और लिक्विड और सस्पेंडेड पार्टिकल्स और बॉडीज कॉन्स्टेंटली इन वन डायरेक्शन, क्योंकि जो सीलिया होता है वो रिदमिक मूवमेंट एक डायरेक्शन में करता है, जिसके कारण से सब्सटेंस का मूवमेंट एक जगह से दूसरे जगह हमारे बॉडी में होता है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।